अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा कभी नहीं बनेगा। देखो राहुल जी यात्रा कर रहे हैं अपनी माननीय मोदी जी के सामने, वो अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं। खट्टर साहब निहायती ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर बेदाग हैं। हाँ, अब रही बात इसकी कि उनको क्यों बदला गया, ये पार्टी का डिसीजन है। फरीदाबाद लोकसभा की तो मैं कह देता हूँ 2019 से ज्यादा मार्जिन से हम यहाँ से जीतेंगे। पता नहीं केजरीवाल जी का तो वो क्या बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। बिहार से तेज प्रताप चैलेंज कर रहे हैं, अखिलेश यादव यूपी से चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी को टिकने नहीं देंगे। चलो अखिलेश जी का तो मैं मानता हूँ कि वो चैलेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ठीक होंगे। तेज प्रताप जी के पास क्या नेतृत्व और क्या क्वालिफिकेशन है कि वो प्रदेश को दिशा दे सके। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम हरियाणा के फरीदाबाद में हैं और हरियाणा जब नाम आता है तो हरियाणा से जुड़ी हुई खबरें अभी काफ़ी चर्चा में हैं। जैसे आप नायब सिंह सैनी को ले लीजिए, हरियाणा में अभी हरियाणा की राजनीति में जो बदलाव हुए, जो उथल पुथल है, उसे लेके काफ़ी बातें हो रही, काफ़ी अटकलें भी लगाए जा रहे हैं और कैबिनेट का भी विस्तार हुआ है। हमारे साथ हरियाणा के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, अमर चौधरी जी हैं, हम इनका स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद ज्योति जी आपका। हरियाणा की राजनीति में जो आप कह रहे हो उथल पुथल, ऐसा कुछ उथल पुथल नहीं है। ये एक पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, ठीक है। किसको कहाँ से क्या चुनाव लड़ना है और किसको कहाँ लड़ाना है, किसको कहाँ बिठाना है, ये पार्टी का अपना डिसीजन है। ये कार्यकर्ता हैं पार्टी में सारे, शीर्ष से लेके और नीचे तक सब कार्यकर्ता हैं। कोई राजा नहीं है इस पार्टी में, सभी कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी का अपनी प्रक्रिया है, वो चल रही है। ये पार्टी की एक प्रक्रिया थी, पर एक और सवाल निकल के सामने आता है। अभी कैबिनेट, अभी नायब सिंह सैनी उन्होंने शपथ ली बतौर मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री। उनके साथ ही कैबिनेट मंत्रालय में भी 5 नए कैबिनेट मंत्री बने, पर वो सारे विधायक थे। पर ये हमारे एक नए मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधायक नहीं रहे, सांसद रहे हैं। इतना अटूट विश्वास। नहीं, संगठन के कार्यकर्ता हैं वो, और आज से नहीं 20-25 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और वो मजबूत संगठन करता है, ठीक है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि उनके कार्यकाल में प्रदेश जो है वो विकास करेगा। जो मनोहर लाल जी ने छोड़ा है वो उसको और आगे लेके जाएंगे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, आप वरिष्ठ समाज से भी हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक गतिविधियों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पब्लिक जानती है। और हरियाणा में बीजेपी की 10 में से 10 सीटें आराम से आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, जैसे कोई शक ही नहीं है कोई। और आम जनता का ये विश्वास है, ये मेरा विश्वास नहीं है, आम जनता का विश्वास है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी को हरियाणा में मिलेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक नई किरण के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी तो है ही अभी हरियाणा में। नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं देश में, प्रदेश में, ठीक है, पब्लिक उन पे मोहर लगाने जा रही है और पब्लिक अपना मन बना चुकी है कि किसको वोट देना है। तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 महीने में आपके सामने सारा रिजल्ट होगा, चुनाव के रिजल्ट सामने होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी जैसे मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया, फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। खट्टर साहब के कार्यकाल पर अगर थोड़ी सी दृष्टि डालें तो आपके विचार क्या होंगे उस पर? खट्टर साहब निहायती ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर बेदाग हैं। हाँ, अब रही बात इसकी कि उनको क्यों बदला गया, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी के लोग हैं किसको कहाँ क्या रोल देना है, तो वो उसी प्रक्रिया का परिणाम है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। आपने कहा वो बेदाग हैं, बेहद ईमानदार हैं, जनता का विश्वास है उन पे, तो क्या पार्टी का विश्वास नहीं था? नहीं, पार्टी का विश्वास था। पार्टी ने रणनीति के हिसाब से मेरे को जो लगता है, ठीक है, उनका रोल चेंज किया है, ठीक है। उनको ये नहीं है कि उनको छोड़ दिया है, उनका रोल चेंज किया है। देखो जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो सबके रोल अदलते बदलते रहते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। हमारी पार्टी में एक आम कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है कुछ करने का। ये हरियाणा की राजनीति ने ये आईना दिखाया है कि कोई भी एक कार्यकर्ता है जो लगन से काम करता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे वो विधायक हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, विधायक हो या ना हो,
वो एक आम कार्यकर्ता भी बन सकता है, लेकिन उसकी लगन और उसका क्या वो किस तरह से अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, ठीक है, उसका पोटेंशियल पार्टी को कितना मिल रहा है, उससे क्या पार्टी को फायदे हो रहे हैं, तो पार्टी उसको 100% मौका देगी। और ये तो कहीं भी चले जाओ आप, जो आदमी ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है उसको पार्टी मौका ज़रूर देगी। हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी ऐसी नहीं है कि भैया राजा का बेटा राजा बनेगा, इसमें कार्यकर्ता कोई भी कुछ भी बन सकता है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा कभी नहीं बनेगा। द्वारपाल का भी बेटा अब मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। द्वारपाल का क्या, चौकीदार का भी बेटा बन सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपने भी बीजेपी की बात कही, तो आपसे ही हम जानेंगे क्योंकि आप क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो क्या क्या बदलाव आपने देखा है बीजेपी के आने के बाद? नहीं, मैं फरीदाबाद की बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। पिछले 9 साल में, 9 साढ़े 9 साल, अब तो 10 ही साल हो गए, जो फरीदाबाद पहले था वो फरीदाबाद नहीं है। फरीदाबाद बहुत बदल चुका है। यहाँ मेट्रो काफ़ी आगे आ चुकी है, मेट्रो स्टेशंस काफ़ी, फ्लाईओवर्स कनेक्टिविटी हमारी जो यहाँ से आगरा तक की थी, ठीक है, जो हमारी ये अपने एक्सप्रेस वे पे जो हमारा जो काम चल रहा है, हमारा मझावली का पुल का काम चल रहा है, हमारे जो मेडिकल कॉलेज जो ऑपरेटेड नहीं थे वो आज ऑपरेटेड हो चुके हैं, ठीक है, और ऐसे अनेकों कार्य हैं सेक्टरों में, और क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए, सेक्टरों में, सड़कों के लिए, तमाम इस तरह के काम हैं जो चल रहे हैं। अगर जैसे ये चीज़ भी है, जैसे दिल्ली एनसीआर है, तो कहा जाता है अगर लोगों से विकास की बात करें तो लोग नॉर्मल तौर पे यही कहते हैं कि एनसीआर है, एनसीआर से लगा हुआ जो क्षेत्र है विकास होना ही। क्या ये भी बात सच है? क्या इसमें सरकार का दायित्व नहीं है? नहीं, सरकार का पूरा दायित्व है। आप देखिए, माननीय नितिन गडकरी जी ने, अपोजिशन पार्टी भी कहती है उनके किए हुए कार्य सराहनीय कार्य हैं, उनके बने हुए रोड, उनके हाईवे आप लोगों ने भी देखे होंगे, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने जो काम किया है वो अल्टीमेट काम किया है उन्होंने, उसका कोई सानी नहीं है। ये जो लाइन है कि एनसीआर होने के वजह से नोएडा और हरियाणा फरीदाबाद का विकास हुआ, ये गलत है? ये गलत है। पूरे देश में विकास हुआ है। आप देखो, पानीपत से बाईपास होके एक्सप्रेसवे कितने बने, चंडीगढ़ से बने, हरिद्वार की तरफ चले जाओ, आप भोपाल चले जाओ, ठीक है, आप किसी भी प्रदेश की तरफ चले जाओ, आप जो हाईवेज जो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने बनाए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, और किसी सरकार ने ऐसा काम आज तक नहीं किया। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा का एक क्षेत्र है, काफ़ी विकसित है, और मैंने तो सुना वहाँ पे फ्लैट्स बड़े महंगे हैं, 45-50 हज़ार रुपये में 1 BHK मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ, किराए की बात कर रही हूँ मैं, 50 हज़ार के किराए पे। मैं गुड़गांव की बात कर रही हूँ। गुड़गांव जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि अपकमिंग लंदन है वो, उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अपकमिंग लंदन है, और इतना महंगा भी, कॉस्टली भी नहीं है कि 1 रूम 50,000 रुपये का आए, ठीक है, इतनी महंगाई तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉस्टली सिटी है, ये मैं मानता हूँ। तो कुछ आईटी कंपनियों की वजह से, एमएनसीज़ की वजह से, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो मानेसर की तरफ जो बढ़ रही है उसकी वजह से तो थोड़ी महंगाई तो है उधर इन चीज़ों। आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छा विकास हुआ है उस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, एमएनसीज़ हैं वहाँ पे? नहीं, नेचुरल है, वहाँ बहुत विकास हुआ है और अच्छा विकास हो भी रहा है और आगे होता रहेगा। अभी पीछे रिलायंस ने भी वहाँ एक स्मार्ट सिटी या कोई सिटी बनाने के लिए सोचा है, कुछ ज़मीन एक्वायर की है, तो देखो आगे आने वाले टाइम में गुड़गांव हो सकता है और अच्छा राइज करे। मैं वही बात कह रही थी कि लोग कहते हैं हरियाणा का विकास देखना है तो गुड़गांव चले जाओ, गुड़गांव आप देख लोगे। ऐसा नहीं है कि हरियाणा का विकास देखना गुरुग्राम चले जाओ, हरियाणा का विकास देखना है तो पूरे हरियाणा में जाओ, पूरे हरियाणा में जाओ और पूरे हरियाणा में आपको विकास दिखेगा। पंचकुला और पानीपत की बात कर लेते हैं। हाँ, पंचकुला में भी और पानीपत में भी माननीय मनोहर लाल जी ने इतने काम किए। करनाल को देखो आप, जो करनाल कभी वहाँ कुछ था भी नहीं और आज देखो कौन सी गाड़ी है जिसका शोरूम वहाँ नहीं है, ठीक है, वही पानीपत है, ठीक है, वही अपना फरीदाबाद है, पूरा हरियाणा को उठा के आप देख सकते हो। फरीदाबाद में बहुत सारे कॉर्पोरेट टावर भी हैं, लोग अलग अलग जगह से काम भी करने आ रहे हैं यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे विकास हुआ है। अब एक बार राष्ट्रीय स्तर पे बात कर लेते हैं, ये तो हरियाणा की बात हो गई। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो अभी विपक्ष में कांग्रेस है, फिर एक तरफ बीजेपी है।
क्या लगता है, क्योंकि अभी भी कयास लगाए जा रहे जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्राएं कर रहे हैं, क्या लगता है कि एक बार क्या फिर से वो बीजेपी के सामने बहुत बड़े चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं? देखो, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं अपनी, ठीक है, उनको यात्रा करनी चाहिए। वो कभी उन्होंने उनके परिवार ने शायद यात्रा की नहीं, तो अब वो यात्रा कर रहे हैं। तो माननीय मोदी जी के सामने, वो अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनको बहुत कुछ मोदी जी से सीखना पड़ेगा, तब उनकी कोई बात बन सकती है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के सामने उनका मतलब भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अभी कोई है नहीं। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बीजेपी के सामने हो? नहीं, अभी नहीं है। हमारे यहाँ अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है किसी भी पार्टी में कि जो बीजेपी के सामने हो। अच्छा, केजरीवाल हो सकते हैं? नहीं, केजरीवाल जी, पता नहीं केजरीवाल जी का तो वो क्या बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, वो अपनी बात पे उनको विश्वास नहीं है, तो वो क्या नेतृत्व देंगे किसी देश? तो जनता कैसे विश्वास करेगी? किसी देश को, प्रदेश को क्या नेतृत्व देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते। मतलब अभी दूर दूर तक कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि बीजेपी हमेशा रहेगी? नहीं, बीजेपी हमेशा रहेगी ये तो भगवान जानता है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से माननीय मोदी जी अभी काफ़ी हैं हमारे लिए, पार्टी के लिए, और अमित शाह जी हैं। हमारे यहाँ नेताओं की या नेतृत्व क्षमता के लोगों की कोई कमी नहीं है, और दूसरी पार्टियों में आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो, नेतृत्व क्षमता है ही नहीं। अखिलेश जी ने अभी पीछे जब यूपी में चुनाव लड़ा था, उन्होंने बहुत कहा था कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ। माननीय योगी जी ने अपना फिर से सरकार बना ली आराम से। ये तो चैलेंज कर ही रहे हैं ना, बिहार से तेज प्रताप चैलेंज कर रहे हैं, अखिलेश यादव यूपी से चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी को टिकने नहीं देंगे। चलो, अखिलेश जी का तो मैं मानता हूं कि वो चैलेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ठीक होंगे। तेज प्रताप जी के पास क्या नेतृत्व और क्या क्वालिफिकेशन है कि वो प्रदेश को दिशा दे सके? ये आप मेरे को बता दीजिए, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अभी नीतीश जी के साथ उनको बरगला के उन्होंने अपने साथ 18 महीने गवर्नमेंट चलाई, ठीक है, क्या हुआ बिहार में? 18 महीने का रिकॉर्ड सबके पास है, ठीक है। नीतीश जी को परेशान होकर वापस बीजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा, तो इससे ज्यादा क्या होगा? वो तेज प्रताप जी वो कोई सीरियस पॉलिटिशियंस नहीं है, वो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, वो देखा जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते। मोदी जी जैसे लोग कहते हैं कि उनकी जो 56 इंच की छाती है वो बहुत बड़ी है। वो 56 इंच की वाकई उनकी है, और वो कॉन्फिडेंट मैन है, और कॉन्फिडेंट है वो। सबसे बड़ी बात है, वो जिस काम को करते हैं कॉन्फिडेंस से करते हैं, और सबसे बड़ी जीत ही ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कोई काम कर नहीं सकते। तो वो जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन पे अपने खरे उतरते हैं। जो भी उन्होंने आज तक अपने घोषणा पत्रों में या जो भी चीज़ उन्होंने वो सब चीज़ को करके दिखाया है और कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो देशवासियों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लोग तो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने उसके लिए, अपने इधर उधर के लिए लोग अपने परिवारवाद अपने फ्रेंड सर्कल के लिए करते हैं। माननीय मोदी जी की एक खासियत है जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है कि वो पूरे देश का सोच के चलते हैं और देश के लिए करते हैं। परिवारवाद नहीं करते? नहीं, परिवारवाद वो नहीं करते, वो सबके साथ फेयर है। पूरा देश उनका परिवार है, पूरा देश 140-150 करोड़ जो भी जनसंख्या है हमारी, वो सबको अपना परिवार मान के चलते हैं। हाल में एक चीज़ वायरल हुई थी जिसमें बहुत सारे देश के युवा हैं, परिवारजन हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था कि मैं मोदी का परिवार हूँ। हाँ बिल्कुल, हम उनका परिवार हैं। मैं आज से नहीं, मैं 30 साल से 34 साल से मैं उनका परिवार में हूँ। अच्छा, ये पीआर का काम है कि सच में सब परिवार है मोदी? नहीं, मोदी जी का परिवार है, हम भाजपा के परिवार है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व पे हमारा नेता है, जो भी हमारे आदरणीय हैं, जो बैठे हैं, हम उनके परिवार हैं और हमेशा रहेंगे, उन्हीं के परिवार रहेंगे। तो अभी आगामी चुनाव में बीजेपी ही परचम लहराएगी? बिल्कुल, बीजेपी ही परचम लहराएगी, और हरियाणा का हम आश्वस्त हैं, 10 की 10 सीटें बहुत आराम से जीतेंगे। और हम फरीदाबाद लोकसभा की तो मैं कह देता हूँ 2019 से ज़्यादा मार्जिन से हम यहाँ से जीतेंगे। 2019 से ज़्यादा मार्जिन से? ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। अब राष्ट्रीय मुद्दों के बाद एक बार क्षेत्रीय मुद्दों पर भी थोड़ी सी नज़रें दोहरा लेते हैं। एक बार देखते कि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, अभी हम आपको बताते चले कि इस वक्त फरीदाबाद में हम, और फरीदाबाद के जो सांसद हैं और उनके अंदर में आपको बता दूं उद्योग भी आता है, बिजली भी आती है। हम बात करें कृष्णपाल गुर्जर जी की, जो सांसद हैं यहाँ से, और आगामी लोकसभा चुनाव में भी वो उतर रहे हैं। तो एक बार बात कर लेते कैसा काम रहा उनका और कैसा काम कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में। उन्होंने जो काम किए हैं 2014 से और अभी तक, पिछले 50 साल में इस फरीदाबाद में ऐसे काम नहीं हुए।
मेरी 50 साल की उम्र है, 5 साल में बच्चा होश संभाल लेता है, तो 45 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे काम कभी नहीं हुए। और रही बात इंडस्ट्री की, जो पहले यहाँ इंस्पेक्टर राज था, वो इंस्पेक्टर राज यहाँ ख़त्म हो गया है। यहाँ जो इंडस्ट्री है वो फल फूल रही है। रहा बात थोड़ा बहुत रिसेशन है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी नई इंडस्ट्री और नई चीज़ें लाने की यहाँ कोशिश होती रहती है बार बार। अच्छा, आपने एक शब्द कहा इंस्पेक्टर राज, ऐसा समथिंग, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। इंस्पेक्टर राज क्या था? कभी लेबर वाले, कभी एक्साइज वाले, कभी और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, उससे इंडस्ट्री वाले बहुत परेशान रहते थे, ठीक है, उनको आए दिन तंग करते थे। नगर निगम वाले, अब वो क्या है, वो राज खत्म हो गया है। अब यहाँ उन लोगों का राज नहीं है। सरकार के साथ जो पारदर्शिता है, ठीक है, और माननीय कृष्णपाल जी यहाँ जो लोकल लोगों से जो मिलना जुलना है और उनका प्यार है, जो लोकल लोगों से उनका प्यार है, जो उनकी ट्रांसपेरेंसी है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, तो वो चीज़ें अब जो इंस्पेक्टर राज था वो खत्म हो गया उनकी वजह से। तो कृष्णपाल गुर्जर आगामी चुनाव है, लोकसभा चुनाव में फिर से वो यहीं के चुन के आएंगे, यहीं सांसद बन के आएंगे? वो शेष नेतृत्व ने उन पे भरोसा दिखाया है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जनता जो उन्हें चाहती है वो चुनेगी उन्हें, वो 100% चुनेगी। और 2019 से ज़्यादा डबल मार्जिन से मेरी उम्मीद है, जो ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ उससे ज़्यादा से वोटों से जिताएंगी। और जनता 2019 के मार्जिन से ज़्यादा आएगी, 2019 से 100% ज़्यादा आएगा, लेकिन कितना आएगा ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जो सांसद हैं उनके अंतर्गत उद्योग भी आते हैं, और आपने उद्योगों की बात कही तो उद्योगों पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। उनके आने के बाद कौन कौन से उद्योगों में बढ़ोतरी हुई है और कौन कौन से नए उद्योग यहाँ पर आए हैं? यहाँ सभी तरह के नए उद्योग आए हैं, ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स लेके, ठीक है, आईटी कंपनी तक लेके बहुत सारे उद्योग यहाँ आए हैं। रियल एस्टेट जो है उसने भी काफ़ी डेवलप किया है, ठीक है, और FMDA जो यहाँ स्मार्ट सिटी के लिए जो हमारा एक बॉडी बनी है, उसके तहत स्मार्ट सिटी क्रिएट की जा रही है और उस पर काम चल रहा है और ज़ोर शोर से उस पर काम चल रहा है। और एक दिन आपको दिखेगा 1-2 महीने में कि एक हमारा नोएडा से कनेक्टिविटी होने जा रही है, मझावली वाला पुल है, ठीक है, हमारे जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी हमारी फरीदाबाद से कनेक्टिविटी होने वाली है। तो वो अपना काम बखूबी से, और लोगों को जो काम पसंद है वो उनका काम करते हैं, और हमेशा 5 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, अपने मंत्रालय का काम करके तकरीबन यहाँ रहते हैं, या पार्टी कहीं ड्यूटी लगाती है तो वो वहाँ जाते हैं। जनसंवाद वो करते रहते हैं। वो एक जनता के लीडर हैं, और मास लीडर हम कह सकते हैं उनको। वो मास लीडर हैं और वो जनता से प्रेम करते हैं, और जनता उनसे डबल ज़्यादा कहीं प्रेम करती है, तो वो जनता के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जनता की जो भीड़ है, वो जनता का जो प्रेम है, वो वोट में कन्वर्ट होगा, 100% होगा, बिना कहे होगा। मंत्री जी जाए ना तब भी होगा, लेकिन मंत्री जी का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो जाए ना, वो हर घर जाएंगे। लोकसभा का चुनाव है, हर घर जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। वो पूरे 5 साल ही लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है इस फरीदाबाद में? नहीं, बिजली की स्थिति बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है हमें, और मैं भी एक छोटा सा उद्योग चलाता हूँ और बढ़िया है, बिजली की कोई कमी नहीं है। तो हमारे सामने समाज सेवी के साथ साथ उद्योगपति भी थे, और उन्होंने, क्योंकि एक उद्योगपति बता सकता है कि उद्योगों में क्या विकास हुआ है, तो हमने इनसे जाना कि उद्योगों में क्या विकास हुआ है, क्या कार्य हुए। और फिर से मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ के जो सांसद हैं उनके अंतर्गत उद्योग आते हैं, बिजली आती है, और इन दोनों दायित्वों को उन्होंने अच्छे से पूरा किया है। उद्योगों में नई टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उसको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट दे रही है, और लोग भी मन से उसको काम को कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें इनिशिएट ले रहे हैं, ठीक है। और आने वाला फ्यूचर जो है उद्योग के हिसाब से मेरा कहना ये होगा कि बहुत ब्राइट होगा और बहुत अच्छे होने वाला है। तो हमारे साथ उद्योगपति भी थे और समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी थे, जो फरीदाबाद में आए दिन एक्टिव रहते हैं, नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक समाज सेवी भी थे हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीज़ों को साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपके चैनल का भी और आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें। अगर आपके क्षेत्र की कोई समस्या है तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके क्षेत्र में आएँ, आपसे मिलें, आपकी समस्याओं को लोगों के समक्ष रखें। धन्यवाद।